नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए खबरों की तरफ रुख करते हैं। सातिर अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जी हां, प्रयागराज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज के निर्देश पर प्रयागराज जनपद में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत उतराव थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह को मिली बड़ी सफलता। 2 अपराधी शूटर क्रमशः विपिन सिंह व अजय सिंह को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 अदद तमंचा, 4 अदद जिंदा कारतूस व 1 अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए चालान कर दिए। प्रयागराज से हमारे संवाददाता कुमारी मनोज सिंह की रिपोर्ट। मिलने पर जब उतराव पुलिस वहां पे गई तो इन अभियुक्तों ने फायर किया, जिसके जवाब में इन लोगों ने फायरिंग कर इनको गिरफ्तार किया। ये अभियुक्त जॉर्जटाउन में मुकदमा लिखा गया था। अमित के भाई अभिषेक त्रिपाठी उर्फ छोटू की हत्या इन्होंने 2016 में की थी, और चूंकि अमित उस मुकदमे का वादी था तो ये उसको भी मार करके अपना पूर्णतः सुरक्षित होना चाहते थे कि जब वादी ही नहीं रहेगा तो इसकी पैरवी कौन करेगा। तो ये जो अभियुक्त है विपिन सिंह पुत्र बसंत लाल, निवासी मिरईपुर थाना उतराव, उम्र 32 वर्ष, ये इसके ऊपर 3 मुकदमे हैं पुराने, 115/16, 302 का। इस पर गैंगस्टर एक्ट भी कायम किया गया जॉर्जटाउन से, 70/17, और आर्म्स एक्ट 2018 में हुआ। इसमें 14/02 2000। करेली का प्रेस नोट नहीं मिला है। करेली का प्रेस नोट एक इन्होंने दिया और बोला साहब से बांट लेंगे। करेली हथौड़ा बारात से इलाहाबाद की होली की शुरुआत। जी हां, होली की मस्ती के जितने रंग हैं उतनी ही अनोखी है इस मनाने की परंपरा भी है। प्रयागराज में होली की अजीबोगरीब परंपरा है। हथौड़े की बारात इस अनूठी शादी में अनूठी परंपरा वाली इस शादी में दुल्हा होता है एक भारी भरखम हथौड़ा जो पूरे शहर में घूमता है, और उसके बाराती होते हैं शहर के लोग। नाचते गाते ये बाराती पूरे शहर में घूमती है। शादी से पहले शहर की गलियों में दूल्हे राजा की भव्य बारात निकाली जाती है, जिसमें हजारों लोग बैंड बाजे और आतिशबाजी के साथ। बारात इलाहाबाद की एक साहित्यिक और ऐतिहासिक परंपरा है जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है। सन 1976, 77, 78 में मैं यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट और एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट था। उस समय भी ये हथौड़ा बारात निकला करती थी, और ये बड़े भव्यता के साथ निकलती है यहाँ पर, और घोड़ा रहता है, हाथी भी रहता है, ऊंट भी रहता है कभी कभी। तो ये बारात हमेशा से निकलती चली आई है। ये एक पहचान बन गई है इलाहाबाद की। और ये जो शादी ब्याह की जो पुरानी परंपराएं हैं, जिसमें दूल्हे का नज़र उतारा जाता है, दूल्हे का बलैया उतारी जाती है, और दूल्हे के साथ जो विभिन्न कार्यक्रम किया जाता रहा है प्राचीन काल से, कि उसका यश चारों ओर बढ़े, उसका वैवाहिक जीवन सुखी तरीके से व्यतीत हो। तो आजकल जो विवाह की परंपरा है वो शार्ट होती जा रही है, कम होती जा रही है, लेकिन ये हथौड़ा बारात में हम सारी वो प्रक्रिया देखते हैं जो पुराने जमाने से तो चली आ रही है। रंगों का जो जश्न है वो हथौड़ा बारात के बाद से ही हथौड़ा बारात के बाद से ही रंगों का जश्न शुरू होता है, और ये जिस दिन होली जलती है उसके एक दिन पहले हथौड़ा बारात बड़े धूमधाम से होती है। उसके बाद से ही होली का यहाँ पर्व मनाया उसके बाद से ही होली का पर्व यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर धूमधाम से मनाया जाता है। और इसमें पहले और भी बड़े पैमाने पे बनता रहा है। काव्य गोष्ठी होती रही है, संगीत होता रहा है, गीत होता रहा है। लगा अब थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं शांति व्यवस्था के वजह से, तो सीमित समय में और बहुत सुंदर तरीके से। सर, अपना परिचय बता दें। मैं RS वर्मा हूँ और पूर्व कमिश्नर चित्रकूट मंडल रहा हूँ। इलाहाबाद में सिटी में निकाली जा रही है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, क्या कुछ इंतजाम किए गए इनके लिए? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि प्रयागराज की एक ऐतिहासिक परंपरा है जिसे संजय जी विगत वर्ष 1960 से जीवित रखे हुए हैं, और हथौड़ा बारात के साथ ही
यहाँ से जो होली का उत्सव है वो एक तरह से औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत होती है। ये इस आयोजन को पूरा देखेंगे तो आपको लगेगा कि किस प्रकार से जो समाज में हमारे सदियों से एक स्वस्थ परंपरा चली आ रही थी उसको मनोरंजन के साथ अभी भी जीवित रखा गया है। और ये केवल एक मनोरंजन या हास्य तक ही नहीं बन करके आता है, बल्कि आप इसको देखेंगे, अगर इस पूरे आयोजन को देखेंगे तो एक समाज को एक सही दिशा भी देता है। और जो हमारे बच्चे हैं, जो अभी नवयुवक हैं, उनको अपनी जो परंपरा है उसको भी याद दिलाते हैं। यहाँ हर वर्ष सभी लोग, समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो व्यापारी वर्ग है और समाज का आम व्यक्ति इसमें शामिल होता है। आप देख रहे हैं कितने हर्षोल्लास से सब लोग यहाँ शामिल हैं। और हम लोगों के यहाँ सीनियर देखिए आर.एस. वर्मा साहब भी मौजूद हैं, हम पूरी पुलिस पार्टी मौजूद है, और आप पत्रकार भी यहाँ इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि संजय जी जो एक स्वस्थ परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें सभी लोग अपना योगदान दें और ये इसी तरह से उत्तरोत्तर आगे बढ़ता रहे। जय हिंद। जो अपनी अनूठी परंपरा के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इलाहाबाद शहर, प्रयागराज शहर फक्कड़ों का शहर है। यहाँ के लोग साहित्यिक, सांस्कृतिक, रचनात्मक कोई भी कार्यक्रम हो उसको मनाने का अंदाज बहुत ही अलग होता है। इसलिए होली के पावन अवसर पर होलिका दहन की पूर्व संध्या पर इलाहाबाद शहर से, प्रयागराज शहर से हथौड़े की बारात निकाली जाती है। क्यों निकाली जाती है? क्योंकि प्रयागराज में ही हथौड़ा पैदा हुआ। मैंने पहले भी आप सभी लोगों को बताया कि प्रलय काल के बाद भगवान विष्णु अक्षय वट की फुनगी पर बैठे हुए थे। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा कि प्रलय काल खत्म हुआ, अब शहर पूरे देश दुनिया का निर्माण होना चाहिए। विश्वकर्मा जी ने हवन किए, यज्ञ किए, काफ़ी कई साल उनके यज्ञ चले, तब एक यंत्र पैदा हुआ। वो यंत्र था हथौड़ा, इसी प्रयागराज में। इसलिए प्रयागराज में हथौड़ा प्रयागराज वासियों को प्यारा है। क्या रस्म निभाई जाती है हथौड़े के साथ? हथौड़े को हम लोग दूल्हा बनाते हैं। दूल्हा बनाकर उसको काजल लगाते हैं, उसको राई, नोन, मिर्चे से उसकी नज़र उतारते हैं, उसके ऊपर से लोढ़वा नचाकर उसको बल प्रदान करते हैं, मूसर नचाकर उसको ताकत प्रदान करते हैं, उसकी बलैया बछैयाँ लेकर चारों दिशाओं में उसकी ख्याति फैले, दीपकों से उसकी बछैयाँ ली जाती है और सूप लोकावन कर चारों दिशाओं में उसकी ख्याति फैले, ये कार्यक्रम किया जाता है। क्या होता है? एनआरसी, सीएए और कैब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। जी हां, गुजरात अहमदाबाद के जुहापुरा गुलिस्तियां सोसाइटी इलाके में एनआरसी, सीएए और कैब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पिछले 1 महीने से लगातार, जबकि पुलिस की तरफ से उस प्रदर्शन को तुरंत बंद करने को कहा। वहां मौजूद महिलाओं ने बताया कि उनको रोज पुलिस की तरफ से प्रेशर किया जाता है कि इस जगह को तुरंत खाली कर दिया जाए और पुलिस ने पूरे पुलिस बल के साथ वहां के परेड करके वहां का जायजा लिया जाता है। वहां मौजूद महिलाओं ने बताया कि जब तक सरकार नहीं सुनेगी हमारी प्रदर्शन जारी रहेगी। गुजरात से हमारे संवाददाता रिजवान खान की रिपोर्ट। नाम बताइए सबसे पहले अपना। सबान सारी। ये एनआरसी, एनपीआर, सीए, इसके खिलाफ आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं, ये क्या है, इसके बारे में बताएंगे आप? एनआरसी, सीए, एनपीआर ये सब हमारे संविधान के और हमारे देश के हित के और हमारे हक के खिलाफ है, इसलिए हम यहाँ पे प्रदर्शन पर उतरे हैं। और ये कब तक करने का इरादा है आपका? जब तक ये सीए, एनआरसी, एनपीआर वापस नहीं हो जाता, जो इंशाल्लाह होगा ही, क्योंकि हम पूरी पब्लिक, पूरा जो हिंदुस्तान है पूरा लगा हुआ है, क्योंकि सबके ही ये खिलाफ है, सबके हकों के खिलाफ है, इसलिए ये जब तक वापस नहीं हटेगा हम लोग यहाँ पर डटे रहेंगे इंशाल्लाह। और महाराष्ट्र सरकार ने जो ऐसा ऐलान किया है कि 1 मई से एनपीआर लागू हो जाएगा महाराष्ट्र में, तो आपको लगता है गुजरात में भी लागू होगा वो एनपीआर? नहीं, क्योंकि हम लोग इतने आंदोलन चालू है, आप देख सकते हैं कि दरियापुर, बापू नगर, हर जगह जुहापुरा, अजीत मिल, सब जगह ये आंदोलन चालू है और हम लोग इनको कोई जानकारी बताने वाले ही नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं इनका ये। बट महाराष्ट्र में भी प्रदर्शन चालू है, लेकिन वहाँ पर एनपीआर लागू हो चुका है। लेकिन जितना हमारा जोश है, जितना हमारा ये अल्लाह हमारे साथ है और हम इंशाल्लाह जीतेंगे, क्योंकि हमारा जोश, हमारा जज्बा ज़्यादा है। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये एनपीआर, एनआरसी ये सब मुसलमान के खिलाफ है? सिर्फ मुसलमान के खिलाफ नहीं है, ये सभी के खिलाफ है,
क्योंकि इन्होंने पूरे जो हमारा संविधान है उसके रूल को ही तोड़ दिया, जो मूल उसका था वही तोड़ दिया। बट भारत में जहाँ जहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं वहाँ सिर्फ मुसलमान लोग हैं, यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ सब मुसलमान की महिलाएं नजर आ रही हैं। दिल्ली में आप देख सकते हैं कि शाहीन बाग में हर कोई हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख सब कुछ, यहाँ तक कि आप देखते हैं कि सिख लोग तो खाना बनाकर खिला रहे हैं, वो भी हमारा साथ दे रहे हैं। और यहाँ पर भी आ चुके हैं दलित लोग हमारे समर्थन में। और ऐसा कह सकते हैं कि ज़्यादा है, पर ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान है, क्योंकि ये सभी के खिलाफ है, किसी एक को नहीं करे, सबको ही तकलीफ होने वाली है। और सरकार ने क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे आप लोगों से NRC के लिए? हमारे बाप दादाओं के, उनके बाप दादाओं के 1971, और तब तो कुछ ऐसा था ही नहीं कि हम डॉक्यूमेंट्स बनाए। और आज भी कितने ऐसे लोग हैं जैसे जो आदिवासी हैं, जो गांव में दलित लोग हैं, यहाँ तक कि महाराष्ट्र में ही मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें लोग ये धरने पे बैठे थे कि हमें कागज़ दिए ही नहीं है तो हम कागज़ दिखाए कैसे। यानी कितने ऐसे लोग हैं जिनको इन्होंने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड ही नहीं किए हैं, तो वो लोग किस तरह से कागज़ दिखाएंगे। तो पहले इनको ये पहल करनी चाहिए कि सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए, क्योंकि कितने ऐसे लोग हैं जैसे हमारे इलाके में है, चलो हमारे पास तो है कागज़, और 1971 का कहाँ से लेकर आएंगे। हमारे बाप दादा को अगर हम पूछते ना कि आप कब पैदा हुए थे, ये मेरी रियल कहानी है, मैंने अपनी दादी से पूछा कि आप कब पैदा हुई थी, तो वो क्या कह रहे हैं कि उस दिन कुछ गांधी जी के बारे में मैंने सुना था, कभी बाढ़ आई थी। ये हमारे बाप दादाओं की जन्म डेट है, जो उनको पता ही नहीं है, क्योंकि पहले के ज़माने में इतनी मान्य नहीं थी। किसी की भी कहानी सुनो सब ये बोलेंगे कि वो दिन बाढ़ आई थी, वो दिन बहुत आंधी तूफान थी। ये हमारा साल की जन्म डेट है, किसी को प्रॉपर मालूम नहीं है। और सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि वो एक तरफ हम उनको बैठा रहे सीट पर इसलिए कि वो हमारी हेल्प करे, हमें हमारी जो चीज़ें हैं, जो नीड है वो प्रोवाइड करे। तो यहाँ सब कुछ उल्टा हो चुका है, उनको कुछ हमारी पड़ी नहीं है, वो अपनी सीट संभालने पर लगे हुए हैं, लेकिन वो भूल चुके हैं कि उनको सीट हमने दी। आज दिल्ली में ऐसे लोग बैठे हुए दंगे हो रहे हैं, मर रहे हैं। एक कहानी मैंने सुनी कि उसकी 8 बेटियां हैं और दंगे में उसका बाप मर चुका है। अब वो कह रही है कि मेरा कौन, तो वो 8 बेटियों का कौन। सरकार को हेल्प करनी चाहिए। और अभी भी वो अंधी होकर बैठ चुकी है, बहरी होकर बैठ चुकी है। यहाँ पर इतने सारे अब ट्रिपल तलाक पे वो हम पर इतने मेहरबान हो रहे थे, बहनें, बेटियाँ, माएँ सब भूल गए। आज सब आ चुके, सारी बहनें चली गई, मेरी बहनें सारी चीज़ें भूल चुके। अब याददाश्त बहुत कमज़ोर है। आज से 6 साल पहले भाजपा सरकार जब सत्ता में आई थी, नरेंद्र मोदी जी जीते थे, उस वक्त सारी जनता को भारत के उन्होंने लाइन में लगा दिया कि आधार कार्ड बनवाओ, मोबाइल से लिंक कराओ और बैंक अकाउंट से लिंक कराओ, नहीं तो बंद हो जाएगा। और आज वही सरकार है, वही हमारे मोदी जी हैं, लेकिन उन्होंने बोलते हैं कि मान्यता नहीं है हमारे आधार कार्ड की। इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? हाँ, हमने उन पर भरोसा किया कि वो हमें हमारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, हमने उनको बड़ा प्रधान बनाया, लेकिन सारा खेल उल्टा हो चुका है। जो ज़रूरत है वो 5% भी हमारी पूरी नहीं हो रही है, बल्कि 95% हमको यहाँ बैठना पड़ रहा है, यहाँ आना पड़ रहा है। जो आधार कार्ड है सब कुछ किया, पर GST भी तो लाइन है, उसमें कितने हैरान हो चुके हैं हम लोग। सारी ऐसी धाराएं लाए ना, गैस के भाव, पेट्रोल के भाव, तो अब तो पेट्रोल पुराने में भी डर लगता है। गैस के भाव तो लोग संभल के गैस चला रहे हैं कि भाई क्या करें। ये हाल हो चुका है हमारे देश का। बोलते थे कि विकास होगा। कोई विकास तो कुछ विकास का भी नहीं आया। महंगाई का विकास हो गया, महंगाई का विकास हो चुका है। जगह आपको माइक दीजिए। गरीबों का खून पसीना चूस कर इन्होंने अपना उल्लू सही किया है, अपने महंगे कोट सिलाए हैं और अपनी यानी कि फॉरेन ट्रिप करी है इन्होंने। हमारे लिए तो कुछ नहीं किया और यहाँ की गरीब आवाम के लिए तो बिल्कुल भी कुछ नहीं किया। गैस से लेके पेट्रोल से लेके हर एक चीज़, यहाँ तक कि नॉर्मल सी जो सब्ज़ी खाते हैं वो भी इतनी महंगी हो गई है, तो बेचारा गरीब क्या खाएगा। हम सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं बैठे, हम सभी मुद्दों के लिए बैठे हैं यहाँ पर। और हमारे यानी कि मुस्लिम बहन भाई के साथ में हमारे गैर मुस्लिम बहन भाई भी हमारे साथ में हैं, जैसे दलित है, हिंदू है, जैन वगैरह भी हमारे पास आकर गए और अच्छे खासे यानी घरानों से। वो ऐसा नहीं है कि गरीबी की वजह से आए हैं, काफ़ी मालदार लोग हैं। ऐसा मत समझिए आपके सिर्फ गरीब लोग यहाँ पर आते हैं, काफ़ी यानी अच्छे स्टेटस वाले जैन लोग भी यहाँ पर आके गए हैं, दलित वगैरह भी यहाँ पर आकर गए हैं। हमारे कुछ लोगों ने मुझे यहाँ पे जानकारी दी कि यहाँ पर पुलिस का प्रेशर आता है कि यहाँ पर से प्रदर्शन हटा दिया जाए। किस तरीके का प्रेशर आता है आपको? प्रेशर आता है और हम लोग यहाँ पर डटे ही रहेंगे, यहाँ से जाने वाले नहीं है। कौन प्रेशर देता है आपको? पुलिस की तरफ से बहुत प्रेशर आता है कि आप क्यों बैठे हो रोज़ाना, यानी कि हमारे फ़ोटो बिना इजाज़त कैप्चर किए जाते हैं। मैंने आज ही एक न्यूज़ पढ़ी जो सुन के मुझे इतना ताज्जुब हुआ पेपर में कि
नागपुर में एक एरिया है जहां आरएसएस का एरिया है, वहां पर हमारे दो भाई गैर मुस्लिम और मुसलमान दोनों, गैर मुस्लिम भी, हिंदू भी और मुसलमान भी, दो लड़के गए और उन्होंने वहां पर सिर्फ सेल्फी ली और उसमें उनको जेल में डाल दिया गया। जबकि बाज़ाब्ता यहाँ पर आते हैं गैर मुस्लिम भाई बहन, हमारे बाज़ाब्ता फ़ोटो लेकर जाते हैं, तब भी हम कुछ नहीं बोलते हैं कि ये हमारे भाई बहन है। ऐसा सलूक क्यों होता है हमारे साथ में हर जगह? दोहराया हमारे साथ में क्यों की जाती है? हमको इंसाफ नहीं दिया जाता है, हर बार हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती है। ऐसा नहीं है कि दलित के साथ में भी यही व्यवहार होता है, उनके साथ में भी बोलते हैं कि वो बारात नहीं निकाल सकते, मूछें नहीं रख सकते हैं, कि XYZ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बोल नहीं सकते हैं खुलेआम, ऐसी सब चीज़ें उनके साथ भी की जाती है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी हम बैठे हैं। और यहाँ पर ये इतनी भीड़ इकट्ठा करके प्रदर्शन करके आपको लगता है कि सरकार आपकी बात सुनेगी ऐसे? हाँ, ज़रूर सुनेगी, ज़रूर सुनेगी, हमारी बात ज़रूर सुनी जाएगी। इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। कोई भी बड़ा अधिकारी अभी तक क्या आपका जायजा लेने आया यहाँ पर मालूम करने के क्या हुआ? अभी तक तो कोई नहीं आया है। वोट लेने का होता है तो तमाम किस्म की सरकार हमको नज़र आती है, हर किस्म के सरकारी अफसर नज़र आते हैं। बंद नल में पानी शुरू हो जाता है और हमारे अचानक से फ़ोन में बैलेंस भी आ जाते हैं। पर अब जो है जो हमको हकीकत में ज़रूरत है कि हम हमारे बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए बैठे हैं कि अगर ये NRC आ गया या CAA आ गया या NPR आ गया तो हमारे बच्चे खामखा परेशान हो जाएंगे, इसलिए हम बैठे हैं। तो जब कोई सरकारी अफसर ना ही हमसे पूछने आता है, ना इनकी बहनें याद आती है, ना माएँ याद आती है, ना दादियाँ, ना नानियाँ, कोई इनका रिश्तेदार इनको याद नहीं आता है। रातों की नींद हराम कर दी है। बोलो रातों की नींद हराम करके खुद सुबह में बैठे हैं, आएंगे क्या? उनको कभी भी ये रास नहीं आएगा। बोलो कुछ और बोलो। क्या आप सब जानते हैं हम कितनी तकलीफ में हैं? कभी आके हमारे को कुछ पूछा है आपने कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? पूरा दिन घर पूरा दिन आप अपने बच्चों को लेकर रोड पे क्यों बैठे हो? छोटे छोटे बच्चों को लेकर लेके आए हुए, छोटे छोटे बच्चों को इनकी माएँ लेके आ रही है। नहीं है क्या हम आपके माँ बाप नहीं है? बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं, उस दौरान भी हम यहाँ पर कंटिन्यूअस बैठे हैं। कभी आपने हमको आकर देखा है? क्या आपका फर्ज नहीं है? आप क्यों आंखें बंद करके बैठे हुए हो? क्या आपके दिल में जरा भी मोहब्बत नहीं है? आपके दिल में इतनी कड़वाहट कहाँ से आ गई? आप क्यों इतने बेचैन हो गए हो? उनको दो बोलो। महेलिया कोटा राशन वितरण में की जा रही बड़ी गड़बड़। जी हां, बहेड़ी के उतरसिया महोलिया में कोटेदार जीत द्वारा राशन वितरण में काफी गड़बड़ की जा रही है। जब उसमें इसके बारे में पूछा गया तो उनसे कहा कि मैं हर व्यक्ति पर 4 किलो अनाज देता हूं, जो कि सरकार द्वारा तय मात्रा के, यानी कि हर व्यक्ति पर वह 1 किलो अनाज कम दे रहा है। जब उसे कहा गया तो वह अनाज कम क्यों दे रहा है, तो उसने कहा कि हमें ऊपर से ही अनाज कम मिलता है और कहा कि मंडी में कोई यादव जी हैं जो अनाज कम मात्रा में देते हैं, तो हम अनाज पूरा कहां से दें। जब उनके लेजर बुक की जांच की गई तो उसमें भी गड़बड़ पाई गई। कार्ड नंबर और नाम के अलावा और कोई भी एंट्री नहीं पाई गई। ग्राहक के साइन आगे कराए हुए थे। बरेली से हमारे संवाददाता विक्रम सिंह की रिपोर्ट। हम इस समय गुराम तरसिया मौलिया के कोटेदार के यहाँ पे खड़े हैं, जहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, उनकी कुछ समस्याएं हैं, वो हमारे सामने इन्होंने बता रहे हैं। आप देखिए, वो तो 4 किलो देता है साहब यहाँ, वो कहता है कि हमारे लिए ऊपर से ही कम मिलता है, तो इसलिए अब यहाँ की पब्लिक भी क्या करे। कुछ लोगों से कहा भी, अधिकारियों से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई भी नहीं सुनता है। अच्छा, यहाँ पे एक पर्यवेक्षक आता है जो कि जिसका काम ये होता है ना कि जब भी यहाँ पे राशन बटेगा वो सामने अपने राशन बंटवाएगा, तो वो कभी आया है आपके? किसी महीने में नहीं आया, किसी महीने में कभी भी नहीं आया, कभी भी नहीं आया, दिखाई नहीं है कभी भी। और ये राशन जो है एक आदमी सिर्फ 4 किलो ही देता है। 1 किलो राशन पूरा जो है वो खा जा रहा है। कहा भी 4.5 किलो दो, लेकिन 4.5 किलो नहीं माना। प्रधान ने यहाँ बैठ के कहा था 4.5 किलो दो, उस पर फिर इन्हें 2 महीने अटैच में लगा दिया पूरा। अच्छा, 2 महीने फिर हमारे यहाँ के लोग बहुत सारे परेशान हुए, बहुत बड़े परेशान हुए। आधे किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। आप जो गरीब आदमी मजदूरी करने जाते हैं तो ये क्या करेंगे? इन्हें तो वही मतलब जो मिल जाए वही। मतलब मेन दिक्कत ये है कि अगर यहाँ के लोग जो हैं वो कोटे बाजार को ये कहते हैं कि हमें राशन पूरा दीजिए, तो ये क्या करते हैं कि यहाँ का कोटा जो है वो अटैच में लगा दिया इन्होंने उगनपुर में,
ताकि यहाँ से जाके लोग वहाँ से लेके आए, परेशान होंगे तो अपने आप कहेंगे कि जो 4 किलो मिल रहा है वो 4 किलो ही मिले। तो इस चक्कर में ये लोग जो हैं ये बहुत परेशान हैं। और पर्यवेक्षक जो है जिसकी ड्यूटी यहाँ पे लगती है कि वो अपने सामने राशन बंटवाए यहाँ पे हर महीने, वो कभी आता ही नहीं है। ये लोगों का कहना है कि आज तक जब से राशन बंट रहा है आज तक कभी पर्यवेक्षक आया ही नहीं है। और हमने अभी उस कोटेदार से पूछा कि उसका नंबर दीजिए, बोले हमें पता ही नहीं है पर्यवेक्षक लगा कौन है यहाँ पे। कह रहे हैं वो तो वहाँ पे लिस्ट लगती है, कभी लगती नहीं है फूड इंस्पेक्टर के यहाँ से कि पर्यवेक्षक आएगा नहीं आएगा, कौन आएगा। इस बारे में पब्लिक को तो पता ही नहीं है कि वो पर्यवेक्षक आएगा यहाँ पे और जो अपना जो है कोटा बंटवाएगा। लोग परेशान हैं, इन्होंने शिकायत भी की है कई बार, लेकिन इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। लोग ये कह रहे हैं कि ये जो है हमेशा 4 किलो ही राशन देता है पर यूनिट। वो जो कहता है हमारे लिए अब ऊपर से ही कम मिलता है। हमारे परखी मान लेते हैं 48 किलो 46 किलो लगता है, तो हम कट्टे में से कहाँ से 40 किलो बैठा है, उसने तोला है कट्टा भी, तो वो भी क्या करेगा फिर जब कम मिलता है तो कहाँ से दे। हाँ नहीं वही तो कहा। कोटेदार का कहना ये है कि हमें जो है सप्लाई ऑफिस से ही जो राशन है वो कम मिलता है, यानी हमें फूड ऑफिस से राशन कम मिल रहा है, इसलिए हम आगे राशन कम बांट रहे हैं। उन्होंने नाम भी बताया है कि यादव जी हैं वहाँ के इंचार्ज, वो हमें राशन देते ही कम है। धन्यवाद। इसमें मेन चीज क्या है ना, राशन कार्ड नंबर लिखा हुआ है, नाम लिखे हुए हैं, साइन किया हुआ है, लेकिन क्वांटिटी कुछ नहीं भरी हुई है। देख रहे हैं किसमें, देखो चलो अरे भैया पार्वती वेदराम है। अब यहाँ पे किसको कितनी मिल रही है सबके साइन होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है कि कितना मिला है किसी नहीं है। सही है। अतीक अब्दुल करीम, अतीक अब्दुल करीम, अतीक अब्दुल करीम किसी को यार फिर सेकंड पेज यार। बेबी वसीम आ जाओ भैया, दिखाओ नीचे तक दिखाओ, नीचे। अरे बाहर निकलो भैया, क्या कर रहे हैं ये लोग? अरे यार दो तो अपना काम करेंगे, तुम तो बाहर जाओ यार, भीड़ क्यों लगाए पड़े यार, तुम चलो यार। देखो जितने भी पेज है ना, जितने भी पेज हैं सब में यही है कि राशन कार्ड नाम और साइन है, और क्वांटिटी किसी पे भी नहीं चढ़ी हुई है, वो बाद में चढ़ाएंगे अपनी मर्जी से कितनी चढ़ानी, यानी फुल क्वांटिटी चढ़ाई जाएगी, दे रहे हैं जो भी। ठीक है। अच्छा, इसमें क्वांटिटी आप साथ में क्यों नहीं चढ़ा रहे हैं? अगर एक पूरा काम करेंगे ना इसके लिए बैठ के, कितने टाइम लगेगा आप ये बताइए मेरे को। आप बैठो यहाँ पर, बैठ मैं बैठूंगा यहाँ पे। आप ये बताइए इसमें सिर्फ एक चीज लिखने में कितना टाइम और लगता है? बहुत टाइम लगता है। अभी देख लो ये मशीन चल रही है, कभी चलती नहीं है, घंटों लग जाती है, बंद भी हो जाती है। वो तो चलो ठीक है, जो है नेटवर्क वगैरह चले जाते हैं उस समय बंद हो जाती होगी, लेकिन यहाँ पे आप चढ़ा क्यों नहीं रहे? घंटों लग जाते हैं बड़े भाई, इसे बनाने में पूरी तरीके से बनाऊंगा, एक आदमी 20 मिनट खा के जाएगा, पूरी प्रॉपर एंट्री करूंगा इसके लिए। कितने एक आदमी पे कितने किलो दे रहे हैं ये लोग बताओ? 4 किलो दे रहे हैं, 3 किलो दे रहे हैं? मैं बोलूंगा यार, 4 किलो दे रहे हैं। 4 किलो दे रहा हूँ। ऊपर से कितना आ रहा है? ऊपर से कितना आ रहा है बताओ आप। 4.5 किलो आ रहा है ऊपर से। 4.5 किलो आ रहा है? 5 किलो नहीं आ रहा है ना, 4.5 किलो आ रहा है। 52 किलो में कट्टा आ रहा है। अच्छा, 52 किलो में। हाँ, तो ये बताओ आपको कम मिल रहा है, आपने कभी इसकी शिकायत नहीं की? बहुत बार शिकायत की। कौन कम दे रहा है आपको? अरे जब ऊपर से हमें कमी दे रहा है, मंडी से कम दे रहे हैं ना। और क्या। आप ये बताइए आपका फूड इंस्पेक्टर कौन है? फूड इंस्पेक्टर आप जाओ ना, बेहड़ी में है तो। हाँ, तो वो कम देता है। अरे आप उसका नाम बताइए ना। नाम तो आप खुद पता कर लोगे। वो तो मैं पता करूंगा। आप ये कह रहे मंडी हैं इंचार्ज यादव जी है, मैं वहाँ से लेके आता हूँ। यादव जी हैं जो, वो आपको कम क्वांटिटी दे रहे हैं, पूरी नहीं दे रहे हैं। 52 किलो में कट्टा देते हैं। 52 किलो में कट्टा दे रहे हैं ना। तो आपको जो क्या है ऑर्डर भी, आप तो 5 किलो के हिसाब से देंगे ना। हमें उस पर 52 किलो में कट्टा है, हमें उसके लिए फिर ट्रॉली का किराया देना पड़ता है, फिर गोदाम देना पड़ता है, फिर इसमें बटाई में 4 आदमी लगे हुए हैं। अब 4 आदमी 300 रुपए की दिहाड़ी में कितने 1200 रुपए रोज हो गए। अगर 6 दिन 7200 रुपए हो गए। ठीक है, ठीक है। और इसमें 15-20 दिन लग जाते हैं। तो आपको कोटा बांटने का कोई दिया नहीं जा रहा अलग से? कुछ नहीं दिया जा रहा, कुछ नहीं दिया जा रहा, सब कुछ इसी में ही है। सब इसी में है, जो आ रहा है अनाज उसी में से देना है आपने। कोटा बांटने कुछ अलग नहीं है? अलग नहीं है। नो, कोई कमीशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब कुछ इसी में है। इसी में है। जो भी आप अनाज ला रहे हैं उसी में से देंगे। ठीक है, तो ये आप 4 किलो दे रहे हैं हर एक बंदे को, 5 किलो की बजाय है। ठीक।
विधायक प्रदीप सरकार ने किया प्रेस वार्ता। जी हां, बंगला गर्व ममता के 7 सूत्री कार्यक्रम के तहत खड़गपुर सदर विधायक प्रदीप सरकार की अगुवाई में एक प्रेस वार्ता का आयोजन न्यू सेटलमेंट स्थित तृणमूल कांग्रेस कार्यालय के स्पोर्ट्स एवं कल्चर एसोसिएशन ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। इस प्रेस वार्ता में खड़गपुर पौर सभा के भूतपूर्व चेयरमैन रवि शंकर पांडे के अलावा अन्य स्थानीय पार्षद भी उपस्थित थे। प्रदीप सरकार ने कहा कि मेरा कार्यकाल कम समय के लिए है और इस अल्पावधि में ढेरों काम करना है, लोगों के विश्वास पर खरा उतरना है, इसलिए प्रेस का सहयोग बेहद जरूरी है। चूंकि एक पत्रकार के पास विशेष जानकारी होती है, इसीलिए पत्रकारों से निवेदन है कि वे उनसे समन्वय बनाएं। भाजपा के स्थानीय लोकसभा सदस्य दिलीप घोष पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर एक घूंटा भी नहीं गाड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि ममता सरकार बंगाल में उन्नति चाहती है। इस 7 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के अलावा नए कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ना प्रमुख है। फर्जी पत्रकार काफी हो गए हैं। इस प्रश्न पर सरकार ने कहा कि उनकी पहचान जल्द ही कर ली जाएगी। वैसे भी प्रेस वार्ता में मनोनीत पत्रकारों को ही बुलाने की कोशिश होती है। पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। আজকের এই আলোচনায় আপনারা প্রত্যেকেই আমাদের লোক নোট করবেন খড়গপুর পৌরসভা নিয়ে, খড়গপুরের সমস্যা নিয়ে, খড়গপুরকে সুন্দর করতে যদি আপনাদের কোনো সাহায্য থেকে আপনারা আমাদের দেবেন। যদি মনে হয় না বাংলাতেও এইগুলো হওয়া উচিত, যেটা হয়নি, সেক্ষেত্রেও যদি আপনাদের কোনো সাহায্য থেকে আপনারা আমাদের দেবেন, আমি আপনাদের সাহায্য আমার মাধ্যমে যেখানে পৌঁছানো, যেদিকে পৌঁছানো আমি পৌঁছাবো। তাই আপনারা অনেকেই এসছেন, এরপরে আপনাদের প্রশ্নপত্রগুলো যদি কথা থাকে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করবো, কোনো সাজেশন থাকলে সেই নিয়েও আলোচনা করবো। আগামী দিন যাতে খড়গপুরের মানুষ সবাই মিলে রাজনীতিকে দূরে রেখে যাতে উন্নয়নকে সামনে রেখে আমরা যাতে সবাই একসাথে চলতে পারি, তাতে সাংবাদিক বন্ধুরাও যাতে আমাদের সেই একটা পার্ট হিসাবে থাকে সেই চেষ্টা করবো। আর আপনাদেরকে আমি অনুরোধ রাখবো যে আজকের দিনে আপনারা গণতন্ত্রের স্তম্ভ যাই করুন, আমার কথাও শুনে আপনাকে নিউজ করতে হবে না, যে নিউজই করবেন নিরপেক্ষভাবে করবেন। আপনাদের পাশে আপনাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার আছে, আপনার পাশে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আছে। আপনারা যদি আমার দলের বিরুদ্ধে আমিও যদি কোনো ভুল করি, আপনারা যদি কোনো সমালোচনা করেন, সেটা আমি ভাববো যে আপনি সঠিক কাজ করেছেন। কারণ আপনারা যদি ভুল না ধরে आपको भी देखिए, प्रेस गणतंत्र का स्तंभ है। हम लोग चाहते हैं कि हर प्रेस अपना निरपेक्ष यूज़ करे। उन लोग भी खड़गपुर के नागरिक हैं, उनका भी कोई भी काम, उनको भी कोई सोच उसको मर्यादा देना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए। इसके लिए हमारा जो दीदी CM ममता बंदोपाध्याय, उन्होंने घोषणा किया है कि सारा बंगाल में आज का 7 से 15 का अंदर कितना संवादिक अपना अपना विधानसभा में है, उन लोगों को बुला के उन लोगों के साथ चाव में जनयोग में एक साथ बैठ के उन लोगों से बातचीत किया। उन लोग का अगर कोई समस्या है तो वो भी बात करो, उन लोगों के पास कोई सजेशन है तो उन लोगों से सजेशन लो, क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ द सिटी। तो बिकॉज कि उन लोग का भी अगर कोई खड़गपुर का डेवलपमेंट के लिए, बंगाल का डेवलपमेंट के लिए कोई संवादिक का कोई सजेशन है तो आप लोग कोशिश करेंगे उनको संवाद लेके बात करने के लिए। अगर हम लोग में कोई गलती भी रहेगी, हम लोग सब समय चाहते कोई भी रिपोर्टर हो गठनमूलक संरचना करें, कंस्ट्रक्टिव संरचना करें, हम लोग को भी पता चलेगा कि हम लोग गलती कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। इसलिए खुला लोगों को ममता जो कर्मसूची, इसमें संवादिक का साथ देखते हैं। हमारा जलजोत का प्रोग्राम है आज खड़गपुर विधानसभा सदन में, आज हम लोग कर रहे हैं। आप लोग बहुत संवादिक आए, मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। साथ में आप लोगों से एक अनुरोध भी कर रहा हूँ, खड़गपुर का उन्नयन के लिए बंगाल में अगर कोई संवादिक का कोई भी सजेशन है दीजिएगा, कोशिश करेंगे आपका आशीर्वाद या सजेशन लेके आगे नया खड़गपुर
फेक है ना कौन फेक है तो देखने का जिम्मेदारी मेरा नहीं है। हम लोग बेसिकली कोशिश करते हैं जो एस्टेब्लिश्ड रिपोर्टर है, जो इसका लिस्ट हम लोग से पार्टी से भेजा गया, हमने उसको ही खबर दिया। हम लोग अपना ट्रैक अगर कोई आ गया तो आइंदा में सोचना पड़ेगा कि क्या है, लेकिन हम लोग खबर जो ऑथराइज प्रेस है उसको ही देते हैं। नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, अभी देश में जो चल रहा है, ये जो बंगाल गवर्नमेंट प्रोग्राम है, इसका मेन एजेंडा क्या है? आज संविधान संकट में। ये थे अभी के कुछ खास खबरों के लिए लगातार आप बने रहिए हमारे फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।